नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 वीडियो में हमने केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के संबंध में चर्चा की थी। चूँकि जब केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जब हमने डिस्कशन किया तो एक प्रश्न यह भी आया कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सेवा के लिए अगर परीक्षा होती है तो सामान्यतः ऐसा ना हो कि राज्य की कार्यपालिका या राज्य के संवैधानिक मुखिया के बारे में प्रश्न आ जाए। तो दोनों के बीच में बहुत अंतर तो है नहीं। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है तो लगभग अगर आपको केंद्र की कार्यपालिका के बारे में जानकारी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी लिख देंगे। तो इसीलिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप देखिए स्क्रीन में, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको एक चार्ट बनाकर रख लीजिएगा और इसको रिवाइज करिएगा। ये एक नोट्स है और जिसमें आप कंपैरेटिवली आप अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को अगर समझ लेंगे तो चाहे वो प्री की परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो, आप बहुत ही इजीली आंसर दे लेंगे। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव बारे में, कि राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है या रियल है। वैसे ही कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो देखिए, पहले तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में मैंने देखिए बाएं साइड, संघ की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ये अथॉरिटीज यूनियन एग्जीक्यूटिव में हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। और देखिए मैंने चार्ट में बनाया है, रेड से प्रेसिडेंट के बारे में है, फिर ग्रीन से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, फिर मैंने 72, 73 ये राष्ट्रपति के बारे में आएगा, 74, 75 आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। ऐसे ही उसके इक्विवेलेंट में देखिए, बराबर में पैरेलल देखिए स्टेट को, स्टेट पैरेलल चल रहा है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब देखिए इसमें एक अथॉरिटी नहीं है, वो है वाइस प्रेसिडेंट की समान। राज्य में कोई वाइस गवर्नर नहीं होता है, डिप्टी गवर्नर नहीं होता है राज्य में केवल गवर्नर होता है। जैसे कि हमारे यूनियन में प्रेसिडेंट के सहायता के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे गवर्नर की सहायता के लिए वाइस गवर्नर नहीं होते। ठीक है। तो स्टेट की अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखिए, तब आप गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक। अब बात आती है इन दोनों में तुलनात्मक। देखिए यूनियन में 52 से 78, 52 से 78 तक आर्टिकल है, और जबकि स्टेट में 153 से 167 के बीच में आर्टिकल है। तो याद रखिएगा, आपका 52 से 78 में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, और 153 से 167 में स्टेट एग्जीक्यूटिव है। और पार्ट है 6, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में है और स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में है। मैंने पिछले वीडियो में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रखा है डिटेल में, इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। आता हूं मैं स्टेट के बारे में, क्योंकि मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। तो देखिए 153
52 स्टार्ट करता है राष्ट्रपति के बारे में और 153 स्टार्ट करता है गवर्नर के बारे में, यानी कि 101 बस उसमें और ऐड कर दीजिए। 101 के बाद 100 उसमें 52 है, इसमें 153 है। तो याद रखिएगा 153 से हमारा स्टेट की एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होती है। और पहले कहता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। हमारे राज्यों में प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा और 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह भी कह दिया गया था कि एक से अधिक राज्यों का भी एक गवर्नर हो सकता है। हमारे मूल संविधान में तो केवल यही लिखा था प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया था और ये 1956 में कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे कि वहां क्या कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे यहां पर कहा गया 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है। आर्टिकल 54 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। जैसे मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यहां पर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये यहां पर कहा गया। यहां पर एक चीज थोड़ा सा चेंज किया गया है। हमारे राष्ट्रपति के लिए ये नहीं कहा गया था कि स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ राष्ट्रपति में निहित होगी। स्वविवेकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन हमारे राज्यपाल के लिए ये जरूर है कि इसके पास स्वविवेकी शक्तियां हैं। वो राष्ट्रपति वो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा स्वविवेकी शक्तियों को अपने पास रखते हुए। लेकिन यहां पर जो आप आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यहां पर सिंपल है कि राज्यपाल राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से राज्य का संचालन करेगा। ठीक है, अब देखिए 54 और 55 राष्ट्रपति के बारे में लिखा था इलेक्शन एंड मैनर ऑफ इलेक्शन। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल के बीच में अंतर आए कि इनके बीच में क्या अंतर है अधिकारों का कर्तव्यों का, तो आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का तो इलेक्शन होता है और इलेक्शन का एक तरीका भी होता है, जिसमें हमने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं के सदस्य वोट डालते हैं और 2 संघ शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, इसके भी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। ध्यान दें, निर्वाचित सदस्य। लेकिन राज्यपाल के लिए इलेक्शन नहीं है और इसलिए इलेक्शन का कोई तरीका भी नहीं है, तो मैंने सामने डैश कर दिया। ये चीजें राज्यपाल के लिए लागू नहीं होती है। क्यों? राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल इस सेंट्रल के प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है प्रत्येक राज्य में। इसलिए कभी कभी कहते हैं राज्यपाल को इस एजेंट कहते हैं हम सेंट्रल का, लेकिन ये गलत शब्दावली है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा था कि राज्यपाल एक संवैधानिक पदाधिकारी है, ये सेंट्रल का कोई सबॉर्डिनेट अफसर नहीं है और यानी कि एजेंट नहीं है। अब यहाँ पर आता है 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का कार्यकाल कितना है, उसके कार्यालय का उसका कार्यकाल कितना है। तो ध्यान रहे गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय 5 साल के लिए तो करते हैं, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को 5 साल के पहले भी पद से हटा सकते हैं और 5 साल के पहले भी एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे भेज सकते हैं। यानी कि ये तो है कि गवर्नर की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है कि उस स्टेट में गवर्नर 5 साल पूरा करेगा।
गवर्नर 5 साल के पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है, 5 साल के अंदर उसे किसी दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है राज्यपाल बनाकर। एक सीधी सी बात है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जबकि राष्ट्रपति के लिए लाइन नहीं है। राष्ट्रपति के लिए साफ है कि वो राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होगा, उससे पहले या तो वो स्वयं इस्तीफा दे दे, या उसकी डेथ हो जाए, और या उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आएगा, इंपीचमेंट की प्रक्रिया होगी। आर्टिकल 61 राज्यपाल के संबंध में इंपीचमेंट महाभियोग का कोई प्रक्रिया नहीं है, इसको बहुत इजीली पद से हटा सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस यह भी है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में कि राष्ट्रपति को तो अगर वो स्वयं इस्तीफा नहीं देता है 5 साल के पहले, या उनकी डेथ नहीं होती है, या वो किन्हीं परिस्थितियों में काम के अयोग्य नहीं होते हैं, तो उनको पद से अगर कोई हटाएगा, यानी कि अगर संविधान के उल्लंघन के आधार पर, तो फिर इंपीचमेंट मोशन आएगा। इंपीचमेंट मोशन के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, उसको आप पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, चयन नियुक्ति उसकी 5 साल के लिए होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि 5 साल तक रहे। तो 156 में क्लियर हो गया। अब आता है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति के बाद 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके पैरेलल हमारे राज्य में कोई ऐसा वाइस गवर्नर नहीं है, इसलिए मैंने उसको डैश कर दिया है कंपेरिजन बनाने के लिए। आर्टिकल 72, 73 की तरह ही 161, 162 में राज्य की कार्यपालिका में भी गवर्नर को क्षमा देने का अधिकार है, ठीक है। कैसे? अब वहां पर केंद्र को राष्ट्रपति महोदय को है केंद्र में, और यहां पर राज्यपाल को, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, राज्य सूची के जिन जिन विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, उसी को बोलते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक अगर कोई दंड का प्रावधान है और उस पर क्षमा किया जा सकता है, तो गवर्नर महोदय को यह अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 162 कहता है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। कहता है कि जैसे 73 कहता था एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहीं तक है जहां तक राज्य सूची में से राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि जहां तक राज्य सूची के विषयों में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य के राज्यपाल को उन विषयों पर पूरा एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक। अब आता है 163, 164। जैसे कि यूनियन में 74, 75 था, ये मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की बात करता था, तो उसके पैरेलल याद कर लीजिएगा 74 के पैरेलल 163 और 164। 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के काम में मदद करने के लिए, परामर्श करने के लिए, उसके कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी, और उस मंत्रि परिषद का मुखिया हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये लाइन लिखी हुई है। अगर मुख्यमंत्री के बारे में भी आप पर कोई लॉन्ग आंसर आता है परीक्षा में, पीसीएस में, आईएएस में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, किसी भी रिटन एग्जामिनेशन में, तो आपको 163 से स्टार्ट करना होगा कि राज्य में राज्य का एक मंत्रि परिषद होगी, और वो मंत्रि परिषद राज्यपाल के कार्यों में सहायता और मदद करेगी, और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो 163 क्लियर है, साफ कहा गया। देखिए यहां पर डिफरेंस है स्टेट और यूनियन के में। 74 में कहीं नहीं कहा गया था स्वविवेकी शक्तियों के बारे में, लेकिन 163 में स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग किया गया है। कहता है जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कार्यों को
अपने विवेकाधीन को छोड़कर राज्यपाल के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक मंत्रि परिषद होगा। यानी कि राष्ट्रपति के प्रावधान में आर्टिकल 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी और मंत्रि परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन 164 में कहा 63 में कहा गया है कि राज्यपाल के सहयोग कार्यों में सहयोग के लिए एक मंत्रि परिषद होगी और यह कार्य सहयोग उनको छोड़कर जिसमें राज्यपाल महोदय को विवेकाधीन कार्य करने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल महोदय इन मामलों में राष्ट्रपति महोदय की तुलना में स्ट्रांग है। संविधान ने राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दिया है। अभी मैं डिस्कस करूंगा विवेकाधीन शक्तियां कौन सी है। चलिए मैं यहीं पर डिस्कशन कर लेता हूं। एक तो विवेकाधीन शक्ति यह है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के लिए रिजर्व कर लेना। देखिए उसी मिलनी से देखिए आर्टिकल 201 जो है कहता है एसेंट ऑफ बिल्स एंड रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। 201 अनुच्छेद 201 कहता है किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अब वो विधेयक कौन सा हो सकता है वो नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का कोई हो, ऐसा हो सकता है कि उससे केंद्र की किसी शक्ति का क्षरण होने जा रहा हो। ऐसी चीजें, ऐसा कानून जिससे लगता है कि उसका व्यापक महत्व हो सकता है तो उसको हस्ताक्षर करने से पहले वो गवर्नर साहब उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो यहां पर सुविवेकी शक्ति आ गई। ठीक है, सुविवेकी शक्ति का इस्तेमाल वो हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां के राज्यपाल ट्राइबल एरियाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बिना उनके आदेश से ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वहां पर है कि उन क्षेत्रों पर बिना राज्यपाल महोदय के परामर्श से, बिना उनकी अनुमति से कोई काम नहीं हो सकता। तीसरी बात यह कि यदि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या ऐसा दल जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है तो वहां पर राज्यपाल की सुविवेकी शक्ति जग जाएगी और राज्यपाल महोदय अपने विवेकाधीन अधिकार से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देंगे जिन पर विश्वास है कि वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लेंगे। उस परिस्थिति में हमारे राज्यपाल का विवेकाधिकार प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, एक और विवेकाधीन शक्ति है, जब राज्यपाल महोदय को लगता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान में दिए गए अनुच्छेदों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वो राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 या 365 प्रयोग करने का रिकमेंडेशन करती है। वहां पर सुविवेकी शक्ति का इस्तेमाल हो जाता है। तो हमारे राज्यपाल को आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी, लेकिन उन कार्यों और सलाह के को छोड़कर जिनमें सुविवेकी शक्तियों के आधार पर उनको काम करने का अधिकार है। यानी कि राज्यपाल के पास कुछ सुविवेकी शक्तियां होंगी जिसके आधार, जिनको छोड़कर राज्यपाल को अन्य कामों में सहयोग और मदद करने के लिए मंत्रि परिषद होगी। तो वो मैंने आपको बता दिया सुविवेकी शक्तियां कौन कौन सी है। सुविवेकी शक्तियां हैं कि जब किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रख लेते हैं सुरक्षित, जब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का सुझाव हमारे राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय दे देते हैं, और जब किसी भी बहुमत वाले दल को सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत ना हो, उनके पास नंबर्स ना हो, तब वो अपने स्ववेग से जिन पर विश्वास होगा कि वो अपने समर्थन या बहुमत सिद्ध कर सकते हैं विधानसभा में, तो उसको मुख्यमंत्री
के पद पर शपथ दिला देना। ठीक है, तो आपका ये है। और आप देखिए 76 कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके इक्विवेलेंट 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता की पोजीशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह है। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो राज्य के न्यायालयों में या जाकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य के विधिक मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करते हैं मंच परिषद के परामर्श पर। ठीक है, 77 78 के इक्विवेलेंट 166 167 है, जिसमें ये कहा गया है कि जैसे हमने कहा था कि राष्ट्रपति को सूचना देने कैबिनेट ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या निर्णय लिया है, इसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। वैसे मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल महोदय को अपनी कार्यपालिका, अपनी मंत्र परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उनको अवगत कराते रहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग शिष्टाचार वार्ता या शिष्टाचार बैठक हुई है या शिष्टाचार मुलाकात हुई है। ठीक है, तो आप 85 111 123 में दिया गया है सेशन पार्लियामेंट प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन का, एसेंट ऑफ बिल का और ऑर्डिनेंस जारी करने का भारत सरकार में। सेम उसी तरह से 123 में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो। सेम उसी तरीके से राज्यपाल महोदय जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो 213 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, यानी कि अध्यादेश। देखिए फिगर सेम है, वहां पर 123 है, यहाँ 213 है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और 213 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय को, जब संसद कार्य न कर रहा हो। और जब संसद कार्य करती है तो 6 महीने के अंदर उस ऑर्डिनेंस को या तो कानून बना दिया जाएगा, अगर कानून नहीं बनता है 6 सप्ताह के अंदर सदन का कार्रवाई प्रारंभ होने के, तो वो ऑर्डिनेंस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कंपैरेटिव आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। किसी प्रकार का इसमें आपको किसी पॉइंट पर आपका कहीं पर संदेह रह जाता है तो उस पर आप कमेंट्स कीजिए। अगले वीडियो पर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।